Hello everyone. Today we are going to discuss about the mole-mole analysis in a chemical reaction. Before we are going to discuss the mole-mole analysis, what is the meaning of mole-mole analysis in chemical reaction? We are discuss about the chemical reaction. What is the chemical reaction? Chemical reaction is a process in which some substance are react and some new substance are formed. The substance which are react are known as reactant and those substances which are formed are known as product. Actually, what happened when chemical reaction is going on? According to law of conservation of mass or according to Dalton atomic theory, when a chemical reaction take place, when normal chemical reaction take place, no atom of any element is formed and no atoms of any element are destroyed. Only the arrangement in atoms take place during a chemical reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर हम जो लैब के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कोई भी किसी भी एलिमेंट्स का ना ही तो कोई एटम बनता है और ना डिस्ट्रॉय होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और ना ही न्यू एटम्स बनते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है। ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम विल चेंज। ऑलरेडी जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। तो ऑलरेडी जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं जिनको हम एग्जिस्टिंग बॉन्ड बोलते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं। यानी कि ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम विल चेंज टेक प्लेस. So we can define a chemical reaction is a process in which the existing bond present between atoms are break down and new bonds are formed. Only arrangement of atoms will take place. So this is the you can define the chemical reaction in which existing bonds are break and new bonds are formed between atoms. For example, if we take an example, hydrogen gas. If we enclose the hydrogen gas and chlorine gas in a container and we provide the appropriate condition, if we keep it under sunlight, हम एक सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को इंक्लोज करके अगर उसको सनलाइट के अंदर रख देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. So what happened during reaction take place? In hydrogen gas, the bond is present between hydrogen and hydrogen atom, and in chlorine gas, the bond is present between chlorine atom. So bond between hydrogen atom is break down. Also the bond between chlorine atom break down, and the bond between hydrogen and chlorine is formed. हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, क्लोरीन एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया और हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच का बॉन्ड जो है वो बन गया. तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, ना ही हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स और ना ही क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स ना डिस्ट्रॉय हुए ना क्रिएट हुए, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट में चेंज हुआ. एटम्स की अरेंजमेंट कैसे चेंज हुई, ऑलरेडी एटम्स जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड था वो टूट गया और न्यू एटम्स के बीच में जो बॉन्ड था वो बन गया. तो ये है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन. उसके बाद हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन? A such chemical reaction in which the atoms of all reactant are equal on reactant as well as product side. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हर एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि एक जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. According to law of conservation of mass, the total mass of product is always equal to the total mass of reactant. तो एक बैलेंस्ड केमिकल और मोल एनालिसिस जो हम अप्लाई करेंगे ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर ही अप्लाई होगा. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है मोल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले. तो अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस करने के हमारे पास कई मेथड है. सबसे जो आसान मेथड है वो है हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड. अगर केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करते हैं. हीट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को चेंज करते रहेंगे. मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट. उनको हम बार बार चेंज करके देखेंगे. तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं.
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अभी फिलहाल तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। अगर रिएक्शन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको बैलेंस करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरे मेथड्स का यूज़ करेंगे। बट अभी हमें नॉर्मल रिएक्शंस की स्टडी करनी है मोल मोल एनालिसिस में, इसलिए हम जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते दौरान सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब हो गया, हर एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या हो गए, इक्वल। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि राइट इक्वेशन और स्केलेटन। सबसे पहले जो आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है उसकी इक्वेशन लिखनी है। अब रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, अब मैं कोई डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो मैंने ये जो पैरा बोला है इसमें क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस हुई ये केमिकल रिएक्शन है। अब हमने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए, जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए और जो प्रोडक्ट बने, हमने उनके क्या लिख लिए, फॉर्मूलेज लिख लिए। तो हम एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हुए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके फॉर्मूले लिख लिए। सो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ formulas and symbols of chemicals involved in a chemical reaction. Short representation of chemical reaction by writing the formulas and symbols of chemicals involved in a chemical reaction is known as chemical equation. किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, उसके अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके या तो फॉर्मूले लिखेंगे या सिंबल। एलिमेंट है तो सिंबल लिखेंगे, और अगर हमारे पास कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल का क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला और सिंबल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वही क्या कहलाएगा, इक्वेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी जो रिएक्शन बोली थी, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिखा H2, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिखा, क्लोरीन गैस का भी मैंने फॉर्मूला लिखा, और हाइड्रोजन क्लोराइड का भी फॉर्मूला लिखा। इट मीन मैंने अभी जो केमिकल रिएक्शन बोली थी उसकी ये मैंने इक्वेशन लिख रखी है। आप इसको इक्वेशन या स्केलेटन कह लो। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। 9th क्लास में हमने सीखे, तो सबसे पहले तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले आने चाहिए। अब किसी बच्चे को हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला ही लिखना आएगा, वो H2 की बजाय अगर H लिखेगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें एग्जैक्ट फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, जो कि हम 6th, 7th, 8th, 9th क्लासेस में सीख जाते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें एक इक्वेशन लिखनी है, यानी एक स्केलेटन लिखना है। उसके बाद सेकंड काम हमें क्या करना है, यूज अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, एक नंबर यूज करेंगे हम, कोई एक एग्जैक्ट एक नंबर यूज करेंगे, अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, नंबर कोई क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट। मॉलिक्यूल के आगे, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के आगे कोई नंबर लगाएंगे एटम्स को इक्वल करने के लिए। आगे मॉलिक्यूल्स के आगे जो नंबर लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट हम मॉलिक्यूल के आगे लगाकर इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार जो हमने कोफिशिएंट लगाया, जो नंबर लगाया, अगर उससे हमारे एटम्स इक्वल नहीं हुए तो हम उसको रब करके दूसरा कोफिशिएंट लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्राई करते रहेंगे जब तक हमारे एटम्स ईच एलिमेंट के दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाते। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पर लिखा है नोट, वी कांट चेंज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते दौरान हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना। हमें किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज नहीं करना किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते दौरान। तो हिट एंड ट्रायल बहुत ही इजी सा मेथड है। 10th क्लास में भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर चुके हैं। सारी केमिकल रिएक्शंस अभी आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन आपने 10th क्लास में सीखी हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन अभी जो मैं आपको करवाऊंगी, एटलीस्ट वो केमिकल रिएक्शन जो मैं अभी आपको करवाऊंगी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे मोल मोल एनालिसिस के, तो उनको तो आप याद कर लो। बाकी सारी केमिकल रिएक्शंस तो आप जब पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे, 11th और 12th की इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे, तब आपको आएंगी केमिकल रिएक्शन।
तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा। बट अभी आपके सामने जो जो केमिकल रिएक्शन आ रही हैं आप उनको रिमाइंड करें। तो अब हमें क्या करना है, हम बैलेंस करते हैं कुछ एक केमिकल रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके। अब जैसे हमें यही केमिकल इक्वेशन दी गई है H2+Cl2 से HCl। यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो, रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड को, और प्रोडक्ट साइड को राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं। इन रिएक्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन, the atoms of hydrogen element is 2, but in product side the element of hydrogen atom is 1. In the same way, in reactant side or left hand side the atoms of chlorine element is 2, while in product side the atoms of chlorine element is 1. So this reaction is not a balanced reaction. ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही एलिमेंट से जो एटम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगाएंगे, मीन मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के आगे एक नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पर तो बहुत ही आसान सा काम है, हमने लगा दिया ये 2 लगा दिया। अब हम ऐसे नहीं करेंगे इसको कि हम इसको बना दे H2Cl2, हमें ये काम नहीं करना, H2Cl2 नहीं करना, हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना, आगे लगाएंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते दौरान हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, हम आगे ही एक नंबर लगाएंगे जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब इस 2 का मतलब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी, हाइड्रोजन के एटम 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, 2 इस साइड है दोनों के। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। अब जैसे मैंने आपको एक केमिकल इक्वेशन बोली, अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से कुछ एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन गैस react with nitrogen gas to form ammonia gas. This is a chemical reaction. ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन गैस अमोनिया गैस के हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। हमें इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इक्वेशन लिखना। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस ये केमिकल इन्वॉल्व हुए हैं। रिएक्टेंट कौन है, रिएक्ट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस, और बन रहा है अमोनिया। तो हमारे जो रिएक्टेंट है वो है हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, और प्रोडक्ट है अमोनिया गैस। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसका इक्वेशन लिखना है या स्केलेटन। इक्वेशन का क्या मतलब, हमें फॉर्मूले लिखने हैं किस किस के, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और किसका, अमोनिया गैस का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन। नाइट्रोजन गैस, तो सबको पता है नाइट्रोजन गैस N2 की एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज किए हैं ये है फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन गैस G4 गैस H4 गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया गैस इज NH3। हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन लिख ली, हमने फॉर्मूले लिख लिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देख रहे हो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब हम इसको इक्वेशन कहेंगे। ये रिएक्शन है और ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। बट ये इक्वेशन क्या, अनबैलेंस्ड। in the left hand side, in the reactant side, the nitrogen element has 2 atoms, and in product side nitrogen element has 1 atom. Hydrogen element has 2 atoms and hydrogen element has 3 atoms. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम क्या 1, तो आगे हमने लगा दिया 2। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल के आगे हम एक नंबर लगाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। तो आगे हमने 2 लगा दिया। अब 2 लगा दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, नाइट्रोजन के एटम्स बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम तो बैलेंस हो गए। बट अब हाइड्रोजन के क्या कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, ये सबके लिए तो 6 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो यहाँ पर भी एक आगे एक एग्जैक्ट कोफिशिएंट लगाएंगे, अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 3 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम कितने हो गए, 6। तो दोनों एलिमेंट के एटम जो है दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे क्या है, इफ वी हिट द पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, देन फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस।
When we heat the potassium chlorate, then it decompose or break down to form potassium chloride and oxygen gas. जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किस किस में, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस। तो ये केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी और कौन सी इक्वेशन बनानी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि अभी हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल एनालिसिस। और एक मोल एनालिसिस के लिए हमें हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हमें लिखना आना चाहिए। इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक केमिकल इक्वेशन और उसको कैसे हम बैलेंस करें। तो सबसे पहले तो बच्चे का काम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही आना चाहिए। अगर हमें पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं लिखना आता तो बाकी का हमारा जो काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जैसे पोटेशियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, KClO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड। और जब हम इसको हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, ये जो ट्राइंगल एरो के ऊपर मैंने लगाया है ये हीट का सिंबल है। उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, ये है सॉलिड। और पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है, सभी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या लिखोगे, O2 लिखोगे। और ये क्या है, गैस है। ये फॉर्मूला, ये जो पैरेंथेसिस में है ये क्या है, सॉलिड और गैस। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस बन गई। अब आपको ये तो हमने लिख ली इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट होंगे वो लगाएंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है पोटासियम एक है, दोनों साइड पोटासियम एलिमेंट के एटम एक एक है, क्लोरीन एलिमेंट के एटम भी एक एक है। तो पोटासियम और क्लोरीन एलिमेंट के एटम ऑलरेडी बैलेंस है। इसके अंदर एटम किस एलिमेंट की बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है 3 एटम एंड 2 एटम्स। तो इसको आप बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक काम ये भी कर सकते हो तुम, पहले एक इंटीजर यूज कर सकते हो, 3/2 यूज कर सकते हो। यहाँ पर 3/2 तुमने क्या कोफिशिएंट यूज किया, यहाँ पर 3/2 यूज कर लिया। नॉन इंटीजर कोफिशिएंट भी यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हो। 3/2 का मतलब यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 3 ऑक्सीजन एटम हो गए ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमने नॉन इंटीजर कोफिशिएंट यूज किया है उसको अब क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। नॉन इंटीजर कोफिशिएंट को इंटीजर कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। तो अभी यहाँ पर हमें इसको कैंसिल आउट नहीं करना, मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो 3/2 इसका मतलब क्या है, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 ऑक्सीजन एटम ही बच गए ना, इधर भी 3 है। अब इस नॉन इंटीजर कोफिशिएंट को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2 KClO3 से क्या बन गया, 2 KCl प्लस 3O2। बहुत ही आसान सा काम है, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इनको बैलेंस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भी आप यहाँ पर क्या करा था, ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम थे, यहाँ पर इवन थे, तो इवन के आगे ओड लगा दो, अपने आप ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। या इस तरह से कोई हम इस तरह से कोई नॉन कोफिशिएंट इंटीजर यूज करेंगे और बाद में उसको कोफिशिएंट में इंटीजर कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मोल एनालिसिस। अब इस मोल एनालिसिस का क्या मतलब है, मोल एनालिसिस का क्या मतलब है। अब जैसे कि हमें किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी जाए और उससे पूछ लिया जाए कि कितने अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। अब अमाउंट भी हमारे पास किस किस टर्म में है, किसी भी रिएक्टेंट का हमें मास दे दिया जाए और प्रोडक्ट का हमसे मास पूछ लिया जाए, या रिएक्टेंट के हमें मोल दे दिए जाए और प्रोडक्ट का के हमसे मोल पूछ लिए जाए, या ऐसे हो कि रिएक्टेंट का मास देके प्रोडक्ट के मोल पूछ लें, या प्रोडक्ट अगर गैस फॉर्म में बन रहा है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ लें, गैस बन रही है तो वॉल्यूम पूछ लें, एसटीपी के ऊपर कितना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, मोल देके रिएक्टेंट के मोल देके प्रोडक्ट के मोल पूछ ले, मास देके मास पूछ ले, मास देके मोल पूछ ले। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस की जो डिफरेंट अमाउंट है, किस क्या क्या अमाउंट हो सकती है, मास हो सकता है, अमाउंट मास में हो सकती है और मोल हो सकते हैं, गैस हो तो वॉल्यूम हो सकता है। डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में, वॉल्यूम में, मोस में, नंबर में क्या रिलेशनशिप आएगी, एक की अमाउंट देके दूसरे की हमसे पूछ लेंगे। रिएक्टेंट भी एक केमिकल रिएक्शन में 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट दे दें और जैसे कि हमारे पास क्या है, ए और बी 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं ए की अमाउंट दे दूं कि 5 ग्राम ए के साथ बताओ बी जो है वो कितने ग्राम रिएक्ट करेगा। तो ये जो मोल एनालिसिस है इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है कि
मोल का मोल के साथ, एक के मोल अगर हमें पता चल जाए तो दूसरे के मोल हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक के मोल की हेल्प से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से एक के मोल की अगर हमें पता है, गिवन है, हमें दिए गए हैं, तो रिमेनिंग जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बचे हैं उनके अमाउंट हम निकाल सकते हैं। मोल निकाल लेंगे तो मोल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट जो गिवन अमाउंट है वो मास या वॉल्यूम में दी गई है तो भी हम मोल बना सकते हैं। तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी अमाउंट हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की दी गई है उसके हम क्या निकाल लेंगे, पहले मोल दिया है तो ठीक है, मास दिया है तो भी गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है तो भी 22.4 से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकाल के और जो हमसे पूछे गए हैं उसके भी हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। हो सकता है हमें अमाउंट मोल में नहीं पूछी गई बट मोल को भी फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो अभी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आप समझोगे मोल मोलर एनालिसिस का क्या मतलब